फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाध्याय जीएस। मैं महेंद्र कुमार सिंह। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख रेडियो सक्रिय समस्थानिक और उनकी उपयोगिता। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रमुख खनिज लवण और उनकी मानव शरीर में क्या उपयोगिता थी इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, आज का हम लोग टॉपिक है प्रमुख रेडियो सक्रिय समस्थानिक और उनकी उपयोगिता। दोस्तों, हम लोग देखेंगे आज कि जितने भी रेडियो सक्रिय समस्थानिक है उनकी उपयोगिता क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, आइए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला हम लोग देखेंगे प्रमुख रेडियो सक्रिय समस्थानिक में पहला हम लोग देखते हैं कार्बन 14। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि कार्बन 14 से संबंधित आप लोगों को एग्जाम हॉल में बहुत सारे मतलब क्वेश्चन देखने को मिलता होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोग को देखने के लिए मिलता होगा, मान लीजिए कि देता होगा कि इस प्रकार से देता होगा कि अजैविक कार्बनिक वस्तु की आयु निर्धारित करने में कौन सा समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, या फिर आपको दे देगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, और उसमें 4 आपको ऑप्शन दिया रहता है। तो यदि आप लोग जितने भी समस्थानिक में आप लोग आज पढ़ाऊंगा, यदि आप लोग सारे याद रखिएगा तो आप लोग को एग्जाम हॉल में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगी, इसका मैं गारंटी देता हूं दोस्तों। और दोस्तों, मैंने जितने भी आप लोग के लिए समस्थानिक लेकर आया हूं सारे इंपोर्टेंट हैं और ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे समस्थानिक दोस्तों बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने उन्हीं समस्थानिकों को उठाया है, रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो और वो प्रीवियस ईयर में दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे जो है प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैं उन्हीं को ऐड किया हूं ताकि आप लोगों को फालतू चीज पढ़ने से क्या फायदा है, हम लोग वही पढ़ेंगे जो एग्जाम हॉल में हम लोग को बने। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं पहला क्या है कार्बन 14। तो दोस्तों, कार्बन 14 का जो उपयोग होता है, इसका उपयोग अजैविक कार्बनिक वस्तुओं की आयु निर्धारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि कोई भी कार्बनिक वस्तु, जैसे किसी मतलब कि कोई पुरानी वस्तु है, जैसे कोई पुराना पेड़ हो गया, या फिर कोई देखते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जैसे कुछ सामान निकला था, तो उसको हम लोग किस प्रकार की जांचे थे, तो कार्बन 14 का यूज किया गया था, आप जानते होंगे। तो कार्बन 14 के द्वारा ही क्या किया था कि किसी पुराने समय के वस्तु की आयु निर्धारित करने में इसका उपयोग किया जाता है। और नहीं तो दोस्तों यूरेनियम का भी प्रयोग किया जाता है 98 का, लेकिन वो क्या है दोस्तों, वो परमाणु से संबंधित होता है, लेकिन कार्बन 14 का उपयोग हम लोग जनरली इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें इसकी उपयोगिता में कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अध्ययन इसका भी उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण, मान लीजिए कोई पेड़ पौधा है तो उसके क्रिया का अध्ययन किस प्रकार होता है, इसका भी जांच कार्बन 14 के द्वारा किया जा सकता है। ठीक, तो आप ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ये दोनों जो है मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग का सोडियम 24। तो सोडियम 24 का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, या कह सकते हैं कि सोडियम 24 की उपयोगिता क्या है। तो दोस्तों, इसका उपयोग औद्योगिक पाइपलाइनों में रिसाव ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, औद्योगिक मान लीजिए कि औद्योगिक कोई कंपनी है, उसमें पाइप कहीं रिसाव हो जाता है, तो इसको पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है, उससे आसानी से ज्ञात हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, किसमें रुधिर परिसंचरण तंत्र संबंधी विकार ज्ञात करने में, मान लीजिए कि रुधिर में यदि किसी प्रकार की विकार उत्पन्न हो जाए तो इसको पता लगाने के लिए भी सोडियम 24 पर्याप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों रक्त के थक्का का पता लगाने में, यदि मान लीजिए कि बॉडी में कहीं पर रक्त का थक्का जम गया हो तो उसको पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है रक्त के थक्का को पता लगाने में। तो हम लोग देखें सोडियम 24 का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो औद्योगिक पाइपलाइनों के रिसाव ज्ञात करने में, फिर हम लोग देखें कि रुधिर परिसंचरण तंत्र संबंधी विकार ज्ञात करने में, और रक्त के थक्का का पता लगाने में। ठीक है, आप लोगों को यही पूछेगा कि रक्त के थक्का का पता लगाने में किसकी उपयोगिता की जाती है, या किसका उपयोग किया जाता है, कौन सा समस्थानिक है, और उसमें आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप लोग याद रखिएगा तो आसानी से आप लोगों में बन जाएगी। दोस्तों, ये सारे जो पूछे हुए हैं, ठीक है, और यही पूछेगा, गारंटी है दोस्तों, इससे बाहर आप लोगों को पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग देखते हो कि प्रीवियस जितने भी 10 साल या 15 साल प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन दिखेगा तो यही पूछा हुआ है, तो इससे ज्यादा तो पूछेगा नहीं, ये सारे इंपोर्टेंट ही है, तो यही पूछता है। ठीक है, तो आप लोग इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, और अगर आप लोग याद रखेंगे तो आप लोग एक मतलब मान लीजिए एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आता होगा तो आप लोग पक्का श्योर सही करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में। ठीक है, कोबाल्ट 60 का उपयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में, फिर खाद्य विकिरण में,
और रेडियोग्राफी में प्रयुक्त शल्य चिकित्सा उपकरणों की सफाई करने में। अब हम लोग देखते हैं पहला रक्त कैंसर नियंत्रित करने में। जो रक्त कैंसर होता है तो इसकी पता कैसे लगाया जाता है, इसकी पता जो है कोबाल्ट 60 के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग खाद विकिरण में। खाद विकिरण को भी पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो कोबाल्ट 60 का ही उपयोग किया जाता है। और दोस्तों रेडियोग्राफी में प्रयुक्त शल्य चिकित्सा की उपयोग क्या है, उपकरणों की सफाई करने में भी कोबाल्ट 60 का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखें कोबाल्ट 60 का उपयोग कहां कहां किया जाता है। इससे पहले हम लोग देखें कि सोडियम 24 का उपयोग कहां किया जाता है और कार्बन 14 का उपयोग कहां किया जाता है, ठीक है दोस्तों। हम लोग फिर देखते हैं आगे कि आर्सेनिक 74 का उपयोग कहां किया जाता है दोस्तों। तो आगे में आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में, जो ब्रेन ट्यूमर हो जाए या फिर मान लीजिए कि कहीं पेट में या कहीं पर भी शरीर के किसी बॉडी में यदि ट्यूमर हो, मतलब कि गांठ बढ़ जाए, तो उसको पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 पर्याप्त है, ठीक है। तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। और आयोडीन 131, आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग थायराइड कैंसर में, थायराइड विकिरणों के इलाज में, ठीक है। थायराइड जो विकार हो जाती है उसके इलाज में या थायराइड कैंसर में किसका उपयोग किया जाता है, आयोडीन 131 का। और दोस्तों ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में, ब्रेन में यदि ट्यूमर हो तो इसको पता लगाने में आयोडीन 131 जो पर्याप्त है, ठीक है। मैंने बताया आप लोगों को कि ट्यूमर का पता लगाने में भी आर्सेनिक 74 भी पर्याप्त है और आयोडीन 131 भी पर्याप्त है, ठीक है, दोनों पर्याप्त है। तो हम लोग अब तक देखें कि कार्बन 14 का उपयोग कहां किया जाता है, फिर हम लोग देखें कि सोडियम 24 का उपयोग कहां किया जाता है, फिर हम लोग देखें कि कोबाल्ट 60 का उपयोग कहां किया जाता है, फिर हम लोग नीचे देखें आर्सेनिक 74 और आयोडीन 131। ये जितने भी हम लोग देखे इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं अब तक और आप लोगों को याद भी हो चुकी होगी, ठीक है। हम लोग जब पूरा पढ़ लेंगे तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेंगे ताकि आसानी से, ठीक है, याद हो जाए। इधर देखते हैं दोस्तों हम लोग कि फास्फोरस 32। तो फास्फोरस 32 का उपयोग कहां किया जाता है। तो दोस्तों फास्फोरस 32 का उपयोग रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोगों में और ल्यूकीमिया के उपचार में किया जाता है। अब दोस्तों रुधिर की खराबी का मतलब कि यदि मान लीजिए कि मानव बॉडी है उसको रुधिर में कोई उत्पन्न खराबी उत्पन्न हो जाए या विकार हो जाए तो इसको पता लगाने के लिए फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों फास्फोरस 32 का प्रयोग कैंसर के इलाज में भी किया जाता है, ठीक है। तो कैंसर के इलाज में भी फास्फोरस 32 का भी प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ल्यूकीमिया को उपचार करते हैं। ल्यूकीमिया क्या होती है, तो ल्यूकीमिया को दोस्तों हम लोग सफेद कैंसर भी कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों यह रक्त की कमी की कहानी होती है, तो ल्यूकीमिया के उपयोग में भी फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दोस्तों यदि इस तरह की वीडियो यदि आप लोग दोस्तों पसंद करते होंगे और तो दोस्तों मेरा इस तरह का वीडियो आप लोग जाकर देखिएगा, प्ले लिस्ट में बहुत सारे हैं और इसमें जितने भी आप लोग को इस तरह का वीडियो पढ़ाया दोस्तों वो सारे इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा आप लोग की इन्हीं टॉपिकों से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और मैंने एक कह सकते हैं कि मैंने एक नया तरीका ढूंढा हूं पढ़ाई का कि हम लोग दो इसको पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। पहला हम लोग थ्योरी पार्ट में और दूसरा चार्ट टेबल में। तो हम लोग इन सारे का थ्योरी पार्ट अलग से पढ़ेंगे। हम लोग अभी चार्ट टेबल देखते हैं क्योंकि एग्जाम नजदीक में है रेलवे का, ठीक है दोस्तों। और ये रेलवे के लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे आप ग्रुप बी ले लीजिए या फिर एनटीपीसी का CBT 2 ले लीजिए दोस्तों या फिर जेई का ले लीजिए। इन सारे एग्जामों में साइंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा पूछता है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग के लिए थ्योरी पार्ट बाद में पढ़ लेंगे, पहले हम लोग चार्ट टेबल पढ़ लेते हैं। और चार्ट टेबल जो दोस्तों है मैंने आप लोग खास करके तैयार किया है ताकि आप लोग को आसानी से जो भी क्वेश्चन हो आसानी से बन जाए। दोस्तों आप लोग देखते होंगे थ्योरी पार्ट पढ़ लेने से क्वेश्चन आप लोग बनाने में आप लोग को दिक्कत होती होगी। अगर यदि आप लोग थ्योरी पार्ट प्लस चार्ट टेबल यदि दोनों आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग आसानी से देखिएगा कि आप लोग सारे क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आप लोग गारंटी देता हूं कि आप लोग को मैं थ्योरी पार्ट साथ में चार्ट टेबल दोनों पढ़ाऊंगा और आप लोग का सिलेक्शन पक्का दिलवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं बता दूं आप लोगों को यदि मेरा इस तरह का वीडियो ऑलरेडी पहले से है, मैं इसके पहले प्रमुख पदार्थों के रस पीएच मान के बारे में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। यदि आप लोग नहीं देखोगे उसमें मैंने आप लोगों को 25 प्लस पदार्थों के पीएच मान के बारे में बताया हूं। यदि आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोहा 59। तो लोहा 59 का उपयोग कहां किया जाता है।
ठीक है, या आयरन 59 बोल सकते हैं। तो इसका उपयोग अरक्तता रोग ज्ञात करने में। अब दोस्तों अरक्तता क्या होती है, तो इसको भी, इसमें क्या होती है दोस्तों, इसमें भी रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है। अरक्तता जो रोग होती है इसमें रक्त की कमी हो जाती है, तो इसको पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आयरन 59 का उपयोग किया जाता है। इससे आसानी से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मैग्नीशियम का उपयोग दोस्तों मांसपेशियों के संचालन में, ठीक है, मांसपेशियों के संचालन में और तंत्रिका तंत्र की कार्यविधि में। दोस्तों मैग्नीशियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मैग्नीशियम का उपयोग मांसपेशियों के संचालन में और तंत्रिका तंत्र की कार्यविधि में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का पोटेशियम। तो पोटेशियम का उपयोग कोशिकीय संवहन में और जैविक क्रियाओं का नियंत्रण में किया जाता है। आप लोग इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, कोशिकीय संवहन में और जैविक क्रियाओं के नियंत्रण में। मान लीजिए एग्जाम हॉल में यदि पूछ दे क्वेश्चन कि जैविक क्रियाओं के नियंत्रण में कौन सा रेडियो समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, और उसमें आप लोग को 4 ऑप्शन दे दे, तो आप लोग वो याद रहेगी, तो आसानी से आप लोग बोल दीजिएगा पोटेशियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पोटेशियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पोटेशियम का उपयोग कोशिकीय संवहन में और जैविक क्रियाओं के नियंत्रण में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का गैलियम 67। गैलियम 67 का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो गैलियम 67 का उपयोग चिकित्सीय इलाज में, डॉक्टरी सहायता के लिए गैलियम 67 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग पर समझ चुके हैं कि गैलियम 67 का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो चिकित्सीय इलाज में गैलियम 67 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का लोहा 57, तो या आयरन 57, तो इसका उपयोग रक्त के थ्रेशर के रूप में किया जाता है। रक्त को शुद्धता के लिए, थ्रेशर के लिए इसका उपयोग, किसका उपयोग किया जाता है, तो आयरन 57 का उपयोग किया जाती है, ठीक है। तो रक्त की शुद्धता के लिए आयरन 57 का उपयोग की जाती है। तो दोस्तों हम लोग देखें रेडियो सक्रिय समस्थानिकों में कि कार्बन 14 का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कि हम लोग देखें सोडियम 24, कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74, आयोडीन 131, फिर हम लोग देखें फास्फोरस 32, आयरन 59, मैग्नीशियम, पोटेशियम, गैलियम 67 और आयरन 57। अब हम लोग देखते हैं आयोडीन 125। आयोडीन 131 को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं आयोडीन 125, जिसका उपयोग जो है दोस्तों आंख के कैंसर को उपचार किया जाता है। आंख में यदि कैंसर हो जाए तो इसका उपयोग, इसको कैसे पता लगाया जाता है, जिसको जो है दोस्तों आयोडीन 125 से पता लगाया जाता है। और मैंने आप लोग बताया था कि आयोडीन 131 के द्वारा किससे पता लगाया जाता है, और थायराइड कैंसर का या थायराइड ग्रंथि में विकार हो जाए तो इसको पता लगाया जाता है। और फिर मैंने बताया था आप लोगों को कि ब्रेन ट्यूमर, यदि मान लीजिए ब्रेन में यदि ट्यूमर हो तो उसको भी पता लगाने में आयोडीन 131 का उपयोग की जाती है, ठीक है। और आंख के कैंसर में आयोडीन 125 का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का थैलियम 201, थैलियम 201, ठीक। तो इसमें इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग परमाणु कार्डियोलॉजी में। थैलियम 201 का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो थैलियम 201 का उपयोग जो है परमाणु कार्डियोलॉजी में किया जाता है। तो यदि पूछ दे एग्जाम में कि परमाणु कार्डियोलॉजी में किसका कौन सा समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो थैलियम 201 का उपयोग की जाती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और साथ में दोस्तों ट्यूमर का पता लगाने में भी, ट्यूमर का पता लगाने में भी थैलियम 201 का उपयोग की जाती है। तो हम लोग देखें कि ट्यूमर से संबंधित बहुत सारे समस्थानिक है जिनका उपयोग की जाती है। जैसे हम लोग देखें इसमें, जैसे मान लीजिए आयोडीन 131, आयोडीन 131 का उपयोग क्या किया जाता है दोस्तों, तो ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर पता लगाने में किया जाता है। फिर हम लोग यहाँ पर देखें कि थैलियम 201 का उपयोग भी ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या है, कैडमियम 109, कैडमियम 109, ठीक है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है दोस्तों, तो इसका उपयोग जो है मिश्र धातुओं के विश्लेषण में, मिश्र धातुओं के विश्लेषण में जो है कैडमियम 109 का उपयोग की जाती है। नेक्स्ट है सीजियम 137। तो सीजियम 137 का उपयोग जो है ब्रेकीथेरेपी एवं कैंसर उपचार में किया जाता है। अब दोस्तों ब्रेकीथेरेपी और कैंसर के उपचार में किसका उपयोग की जाती है, तो सीजियम 137 का उपयोग की जाती है। दोस्तों थेरेपी क्या होती है, तो थेरेपी जो होती है यह कैंसर उपचार के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। क्योंकि जो भी जहां पर भी पार्ट में यदि कैंसर उसको जला दिया जाता है, ठीक है, जला, मान लीजिए कि एक लेजर के द्वारा उसको जलाया जाता है, इसी को थेरेपी कहा जाता है, ठीक। तो और थेरेपी जो होता है कैंसर उपचार के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप लोग इसको वर्ड को जो भी याद रखें, जहां पर आप लोग देखिएगा थेरेपी, समझिएगा कि वो कैंसर से संबंधित है,
ठीक है, और वो इलाज उसका कैंसर के रूप में किया जाता है। तो सीजियम 137 का उपयोग कहां किया जाता है? तो ब्रेकीथेरेपी एवं कैंसर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग ल्यूथीनियम, ल्यूथीनियम 177, इसका उपयोग जो है अंदरूनी रेडियोथेरेपी में किया जाता है। कहा किया जाता है दोस्तों? अंदरूनी रेडियोथेरेपी में। और नेक्स्ट और लास्ट हम लोग का है जीनोन 133। तो जीनोन 133 का उपयोग जो है दोस्तों फेफड़ों में वेंटिले और रक्त प्रवाह अध्ययन में किया जाती है। रक्त के प्रवाह के अध्ययन में इसका उपयोग किया जाती है। तो जीनोन 133 का उपयोग किया जाती है। तो दोस्तों समस्थानिक ऐसे और भी हैं, लेकिन मैंने वही उन्हीं समस्थानिक को उठाया है जो इम्पोर्टेंट हो और जिनसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बनता हो या अब तक पूछा गया हो क्वेश्चन, तो मैंने उन्हीं समस्थानिक को लिया है। ठीक, आइए हम लोग इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। अब तक तो याद हो चुके होंगे और अगर मान लीजिए यदि भी याद नहीं भी हुआ होगा 10%, तो उसको रिकॉल करेंगे तो याद हो जाएगी। पहला है हम लोग कार्बन 14। तो मैंने बताया लोगों को कार्बन 14 को कहां किया जाता है? इसका उपयोग अजीब कार्बनिक वस्तुओं की आयु निर्धारित करने में किया जाता है। किसी भी वस्तु की आयु निर्धारित करने में दो विधि का प्रयोग किया जाता है, एक यूरेनियम 98 का और एक कार्बन 14 का। ठीक है, तो आप लोग कार्बन 14 जहां पर हो और मान लीजिए आयु से निर्धारित हो तो आप लोग कार्बन 14 मारिएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अध्ययन में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन 14 का उपयोग की जाती है। ठीक है, तो आप लोग को कार्बन 14 संबंध जितनी भी प्रक्रिया आप लोग याद हो गई होगी। हम लोग आगे देखते हैं। इसमें आगे है दोस्तों सोडियम 24। तो सोडियम 24 का उपयोग औद्योगिक पाइपलाइनों के रिसाव को ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट है कि रुधिर प्रसरण तंत्र संबंधी विकार ज्ञात करने में की जाती है। रक्त के थक्के का पता लगाने में भी सोडियम 24 का उपयोग की जाती है। ठीक, हम लोग देखते हैं कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग कहां किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग जो दोस्तों कोबाल्ट 60 का उपयोग कहां किया जाता है? तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में, खाद्य विकिरण में और रेडियोग्राफी में प्रयुक्त शल्य चिकित्सा की उपकरणों की ज्ञात करने में, सफाई करने में किया जाता है। ठीक है, किसका? कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाती है। फिर हम लोग पढ़े थे आर्सेनिक 74 का उपयोग कहां किया जाता है? तो इसका उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। और नेक्स्ट है दोस्तों आयोडीन 131। तो इसका उपयोग थायराइड कैंसर या थायराइड विकारों के इलाज में किया जाता है। और दोस्तों इसका उपयोग ब्रेन ट्यूमर में किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि ट्यूमर से संबंधित रेडियो समस्थानिकों की संख्या ज्यादा है। जैसे आर्सेनिक 74 हो गया, आयोडीन 131 हो गया, फिर मैंने आपको बताया था थैलियम 201 हो गया। तो ट्यूमर का पता लगाने में रेडियो सक्रिय समस्थानिकों की संख्या अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फास्फोरस 32। तो दोस्तों फास्फोरस 32 का उपयोग जो है रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोगों में या फिर बोल सकते हैं कैंसर की इलाज में भी की जाती है। और दोस्तों ल्यूकीमिया के उपचार में, ल्यूकीमिया को हम लोग सफेद कैंसर भी कहते हैं, तो ल्यूकीमिया के उपचार में भी क्या फास्फोरस 32 का उपयोग की जाती है। फिर लोहा 59। इसका उपयोग जो दोस्तों अरक्तता रोग ज्ञात करने में। अरक्तता में क्या होती है कि रक्त की कमी आती है, मैंने बता चुका हूं पहले। तो लोहा 59 का उपयोग अरक्तता ज्ञात करने में की जाती है। फिर मैग्नीशियम का उपयोग मांसपेशियों के संचालन में और तंत्रिका तंत्र की कार्यविधि में किसका उपयोग किया जाती है? तो मैग्नीशियम का उपयोग की जाती है। पोटेशियम का उपयोग दोस्तों इसका उपयोग कोशिकीय संवहन में, जैविक क्रियाओं का नियंत्रण में और चिकित्सीय इलाज में किसका उपयोग किया जाती है? तो पोटेशियम का उपयोग किया जाती है। ठीक है दोस्तों, और गैलियम 67 इसका उपयोग चिकित्सीय इलाज में किया जाती है। गैलियम 67 का उपयोग किसके लिए किया जाती है दोस्तों? तो चिकित्सीय इलाज में गैलियम 67 का उपयोग की जाती है। फिर हम लोग लोहा 57 या आयरन 57, लोहा को हम लोग आयरन भी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में लोहा और इंग्लिश में आयरन कहा जाता है। फिर आयरन 57 का उपयोग रक्त के थ्रेशोल्ड रूप में, यानी कि रक्त की शुद्धता के रूप में किसकी उपयोग की जाती है? तो लोहा 57 की उपयोग की जाती है। फिर नेक्स्ट आयोडीन 135। हम लोग आयोडीन 131 के बारे में पढ़ चुके हैं और हम लोग देख रहे हैं आयोडीन 125। तो आयोडीन 125 का उपयोग आंख के कैंसर के उपचार में किया जाती है। आंख में यदि कैंसर हो जाए तो इसका पता कैसे लगता है दोस्तों? तो आयोडीन 125 के द्वारा पता लगाया जा सकता है आसानी से। फिर नेक्स्ट थैलियम 201। तो थैलियम 201 का उपयोग परमाणु कार्डियोलॉजी में और ट्यूमर का पता लगाने में थैलियम 201 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कैडमियम 109। तो कैडमियम 109 का उपयोग मिश्र धातुओं के विश्लेषण में प्रयोग की जाती है, पता लगाने में। और सीजियम 137 का उपयोग ब्रेक थेरेपी एवं कैंसर के इलाज में की जाती है। फिर नेक्स्ट हम लोग
ल्यूथीनियम, इसका उपयोग जो है दोस्तों अंदरूनी रेडियोथेरेपी में कहती है। और मैंने बता चुका हूं कि जहां पर थेरेपी वर्ड आ जाए समझे कि कैंसर से इलाज से संबंधित है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ल्यूथीनियम 177 का उपयोग अंदरूनी कैंसर हो जाए तो उसमें भी हम लोग क्या उसका प्रयोग करते हैं, तो ल्यूथीनियम 177 का उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट हम लोग है जिनोन 133, और ये लास्ट है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जिसका उपयोग फेफड़ों में वेंटिल है, मान लीजिए फेफड़ा में यदि फूल जाए, वेंटिल हो जाए, तो इसका उपयोग करते हैं जिनोन 133 का, या फिर रक्त प्रवाह के अध्ययन में, रक्त की प्रवाह की गति जो है सही है या नहीं हमारे बॉडी में, इसके द्वारा पता रहता है, जिनोन 133 के द्वारा पता लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। यदि दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब न किए होंगे अब तक, या फिर कोई दूसरे नए आए होंगे, तो वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाए। और दोस्तों अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन सारे को फायदा हो सके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। मैंने बताया आप लोगों को कि मैं पूरे जीएस पार्ट को हम लोग 2 पार्टों में पढ़ेंगे, थ्योरी पार्ट और 4 टेबल ग्रुप में। तो मैं अभी आप लोगों को 4 टेबल पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ ही दिनों में आप लोगों को थ्योरी पार्ट में पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा। ऐसे में थ्योरी पार्ट में मैं आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास और मुगल काल में बाबर के बारे में बता चुका हूं। यदि आप न देखेंगे तो आप जाकर प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।